वीड कंट्रोल के बारे में, और वीड कंट्रोल यानी कि खरपतवार के नियंत्रण के बारे में, जिसमें नमस्कार साथियों, आज क्लास में हम पढ़ेंगे वीड कंट्रोल यानी कि खरपतवार नियंत्रण के बारे में। जैसे कि आप लोग को पता होगा, हमारे जो सिलेबस में इसका कल्चरल मेथड, बायोलॉजिकल और केमिकल मेथड को डिटेल में दिया है सिलेबस में, लेकिन इसके अलावा भी आपको क्वेश्चन तब तक नहीं बनेगा जब तक आप उसके चारों ऑप्शन के बारे में नहीं जानेंगे, जब तक, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पैटर्न में आपका एग्जाम होना है, ठीक है। तो आज हम इसे मेजर करके इससे कुछ अन्य जो मेथड को भी मिला करके पढ़ेंगे। तो हम देखें खरपतवार नियंत्रण को, एक होता है प्रिवेंशन मेजर और दूसरा होता है क्यूरेटिव मेथड, ठीक है, यानी कि निरोधी उपाय, और दूसरा है रोकथाम के उपाय के बारे में। तो हम इसमें देखेंगे मोस्टली, सबसे पहले देखते हैं निरोधी उपाय। तो आपको देखने को मिलेगा इसमें दो प्रकार के निरोधी उपाय। एक होता है टाइम, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, इस उपाय के अंतर्गत अंकुरण के पूर्व ही खरपतवार की वृद्धि को रोक देते हैं, ठीक है जी। जो खरपतवार की वृद्धि को जैसे ही हम क्रॉप लगाते हैं तो क्रॉप के जो अंकुरण के पूर्व ही खरपतवार की जो वृद्धि है इसे हम रोक देते हैं। और इसके लिए फिलहाल अभी जो मेथड है, विभिन्न प्रकार के जो हर्बिसाइड है जिसका इस्तेमाल फसल लगाने से पहले ही किया जाता है, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, अंकुरण के पहले ही, क्योंकि इसमें जो टाइम जो मेथड है, ठीक है, इसके हम क्या करते हैं, खरपतवार की वृद्धि को अंकुरण से पहले रोक देते हैं। दूसरा हम देखेंगे स्पेस, इसमें यह ऐसे उपाय जो खरपतवार के नए क्षेत्र में आगमन या प्रसार को रोक देते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, नए क्षेत्र में खरपतवार के जो प्रसार या आगमन को रोक लेते हैं। इसका मतलब, कहने के मतलब है, एक कहावत प्रचलित है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। तो खरपतवार की समस्या से जूझने से अच्छा है कि उसे प्रसार होने से ही, उसके आगमन से ही रोक दिया जाए, ठीक है। क्योंकि इसमें एक चीज और रहता है, एक बार जैसी वीड लगता है तो एक कहावत, मतलब और एक बात प्रचलित है, जिसे मैं बता रहा हूँ, 1 ईयर सीडिंग और 7 ईयर वीडिंग, यानी कि 1 साल मतलब सीड लगाए और 7 साल तक उसका वीडिंग की निराई गुड़ाई, ठीक है। तो बहुत डिफिकल्टी बनता है, इसीलिए इसमें विभिन्न प्रकार के जो स्टेप अपनाते हैं। जैसे देखिए फसल प्रबंधन क्रियाएं, तो क्रॉप मैनेजमेंट जो प्रैक्टिस को अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे तो क्रॉप को हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। इसमें हम चुनाव करते हैं, ऐसे फसलों को चुनाव करते हैं जिसकी वृद्धि दर क्या हो, ज्यादा हो, तीव्र वृद्धि करने वाले वेराइटी हो, तथा इसमें जो खरपतवार में जो फसल हम जो यूज कर रहे हैं, ताकि खरपतवार की जो ग्रोथ है वह लिमिटेड हो, जिसके अंतर्गत हमें क्या करना चाहिए, जो रासायनिक खादों का एक उचित उपयोग प्रबंध होना चाहिए। इसके अलावा सिंचाई का भी अच्छा प्रबंध होना चाहिए। इसके साथ साथ हम देखेंगे तो फसल की जो अधिक आबादी हो और उसी फसल चक्रण इसमें अपनाया जाता है। तो इस प्रकार हम फसल प्रबंधन की क्रियाएं को कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखेंगे, खरपतवार मुक्त बीजों का प्रयोग। तो खरपतवार जो ऐसे जो बीज हो, इसमें हम बीज की विशेष जो सफाई पर हम ध्यान देते हैं, अच्छे क्वालिटी की उसकी सफाई की जांच करते हैं। जो बीज हम ले रहे हैं वह एक सेपरेटर के द्वारा पृथक किया गया हो तथा वह अच्छे गुणवत्ता वाली हो, ऐसे बीजों का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हम जो भी बीज यूज करते हैं उसके अच्छे से जांच करने, तथा हम जो भी कंपोस्ट यूज करें, यहाँ पर हम जो कंपोस्ट यूज करते हैं ऐसे कंपोस्ट का यूज करते हैं जो पूर्णतः खरपतवार के जो सीड से मुक्त हो, यानी कि पूर्णतः डिग्रेडेड जो कंपोस्ट यूज किया जाता है। आप लोगों को पता होगा कि जो मवेशी है, ठीक है, वो क्या करते हैं, विभिन्न स्थान से घास को चर करके जब आते हैं, जब उससे गोबर करते हैं तो गोबर में विभिन्न प्रकार के खरपतवार के सीड रहते हैं। अगर आप डिकम्पोज, बिना डिकम्पोज वाले जो कंपोस्ट का यूज करेंगे तो आपका खेत क्या है, खरपतवार से भर जाएगा। तो इसीलिए जो अच्छे हम यहाँ पर बीज का भी चुनाव करेंगे, तो कैसे बीज का चुनाव करेंगे जी, जो खरपतवार के बीजों से मुक्त हो, ऐसे बीज का चुनाव करेंगे। साथ साथ हमें जो कंपोस्ट वगैरह भी यूज करते हैं उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। नेक्स्ट है बीज का प्रमाणीकरण। तो बीज जो सीड सर्टिफिकेशन है, प्रमाणिक बीज का ही हमें क्या है, उपयोग करना चाहिए। प्रमाणिक बीज में क्या होता है, जो खरपतवार में मुक्त बीज होने की संभावना बढ़ जाती है। उसके साथ साथ हमें अच्छे पैदावार के लिए प्रमाणिक जो बीज है इसका उपयोग करना खेती के लिए काफी हद तक लाभप्रद है, और अभी के दौर में प्रमाणिक बीजों का ही उपयोग किया जाता है।
नेक्स्ट है खरपतवार कानून। अब देखिए ये कैसा टॉपिक है, तो खरपतवार कानून के बारे में हम बात करें तो सर्वप्रथम कर्नाटक राज्य द्वारा खरपतवार कानून लाया गया था, और जो पार्थेनियम नामक जो ग्रासेस है जिसे कांग्रेस घास भी बोलते हैं, उसको नॉक्सियस वीट घोषित किया था कर्नाटक राज्य ने। और इसके अलावा वीट पर और कहीं पर भी कानून नहीं बना है भारत में। ठीक है, भारत का पहला कानून है कर्नाटक राज्य द्वारा बनाया गया कानून पार्थेनियम पर जो नॉक्सियस वीट घोषित किया गया है। तो आपकी एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। तो साथियों हम एसेसरी चीजों को हम इतना ही देखेंगे। अब हम आते हैं मेन अपने पॉइंट पे, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा और इसका वैल्यूबल बढ़ जाती है। तो हमारे जो नए व्यूअर हैं वो लोग सब्सक्राइब कर ले चैनल को, बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए हम बात करते हैं क्यूरेटिव मेजर्स या रोकथाम के उपाय के बारे में। तो खरपतवार के रोकथाम के उपाय की बात करेंगे तो इसमें दो उपाय हम अपनाते हैं। एक होता है उन्मूलन और दूसरा है नियंत्रण। ठीक है, तो उन्मूलन की बात करें, यहाँ पर हम खरपतवार की पूर्णतः सफाया यानी कि पूर्ण उन्मूलन की बात करते हैं। अब देखिए जब पूर्ण उन्मूलन की बात करेंगे खरपतवार की, तो यहाँ पर देखिए हम पूर्ण उन्मूलन की बात करेंगे तो इसमें विभिन्न चीजों को, जैसे कि पूरा क्षेत्र को डुबा करके पानी भर करके, ठीक है, सुखा करके, ठीक है, ऐसे हम अन्य जो मेथड के द्वारा हम यहाँ पर यूज करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, हम इस उन्मूलन में बात करेंगे तो हाँ, यहाँ पर देख लीजिए हम नए क्षेत्र के जो आरंभिक चरण है, कोई भी क्षेत्र में जहां पर वीड आ रहा है उस क्षेत्र पे हम क्या करते हैं, या तो पानी को भर देते हैं या पूर्णतः सुखा देते हैं। ठीक है, गहरी जोताई। ठीक है, इसके अलावा भी आप लोग देखे होंगे जनरली क्या करते हैं, जिस स्थान पर उन्मूलन करना रहता है, जैसे सैनोडॉन डिप्टन वगैरह ग्रासेस है। ठीक है, तो सैनोडॉन वगैरह जो ग्रासेस है, ऐसे जो ग्रासेस को उखाड़ने के लिए उस स्थान की मिट्टी के परत को पूर्णतः हटा देते हैं। इस प्रकार कई प्रकार से उन्मूलन की जो टेक्निक है वह अपनाई जाती है। ठीक है जी, अब हम देखेंगे ये उन्मूलन की बात हम इतना ही। अब बात करते हैं इसका कंट्रोल की। तो कंट्रोल की बात करेंगे तो कंट्रोल में हम तीन मेथड यूज करते हैं। एक होता है सस्य विधि, और दूसरा है जैविक, और तीसरा रासायनिक विधि। यानी कि हम तीन विधि की बात करेंगे। सस्य यानी कि कल्चरल मेथड, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कल्चरल मेथड में हम यहाँ पर दो प्रकार की मेथड पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं आपका फिजिकल और दूसरा पढ़ते हैं इकोलॉजिकल। ठीक है, मैं आपको क्या बोलते हैं आगे और बताऊंगा, इसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, पहला क्या बोलते हैं फिजिकल और दूसरा इकोलॉजिकल मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, ऐसे जो मैकेनिकल जो टूल्स है या टेक्निक है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो क्रॉप के बीच से वीड को रिमूव करते हैं, वीड को बाहर करने का काम करते हैं। ये क्या है, हमारा कल्चरल मेथड है। इसमें निराई, गुड़ाई, जोताई, ये सारा टेक्निक, मल्चिंग वगैरह पूरा इसमें शामिल है। दूसरा चीज हम जैविक विधि में देखेंगे, यहाँ पर हम बायोलॉजिकल एजेंट का उपयोग करते हैं। बायोलॉजिकल एजेंट के माध्यम से खरपतवार को नष्ट करने की बात करेंगे, जिसमें आगे के जो मैं डिस्कस करूंगा। और नेक्स्ट है रासायनिक विधि, जिसको हम कल के क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसमें आगे स्टार्ट करते हैं सस्य विधि को, यानी कि कल्चरल मेथड को। हम खरपतवार रोकथाम के उपाय के पहला विधि देखेंगे, सस्य विधि या कल्चरल मेथड के नाम से जानते हैं जिसको। तो प्रमुख एग्जाम के लिए हमारे यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं अन्य एग्जामों में भी। तो हम देखेंगे जो कल्चरल जो मेथड है इसको दो भाग में बांटते हैं, एक फिजिकल मेथड और दूसरा इकोलॉजिकल मेथड। मुख्य रूप से हम कहे हैं तो फिजिकल यानी कि भौतिक विधि या यांत्रिक विधि, दूसरा है पारिस्थितिक विधि या क्रॉपिंग कॉम्पिटिटिव विधि, या इकोलॉजिकल क्रॉप हस्बेंड्री के नाम से जानते हैं। तो हम देखेंगे इसमें सबसे पहले भौतिक विधि के बारे में। तो सबसे पहले आता है हैंड वीडिंग एंड हैंड पुलिंग। ठीक है, यहाँ पर हाथ से क्या करते हैं, निराई गुड़ाई करते हैं।
कि क्या करते हैं, हाथ से निराई गुड़ाई करते हैं। और इसमें क्राइटेरिया है, ठीक है, कितने दिन में, 15 से 20 दिन के अंतराल में। ठीक है जी, क्या क्राइटेरिया है, 15 से 20 दिन के अंतराल में क्या करते हैं, हैंड वीडिंग या हैंड पुलिंग की जो क्रिया है, हाथ से जो निराई गुड़ाई करने की जो विधि है, यह विधि क्या है, अपनाई जाती है। और यह विधि आप लोग सभी लोग अपनाते होंगे अपने अपने घर में, जो छोटा सा होम गार्डन होता है जहाँ पर सब वेजिटेबल की खेती करते हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या करते हैं, इसको जनरली यूज करते हैं। छोटे छोटे जो वीड आते हैं उसको क्या करते हैं, हाथ से निकाल देते हैं। दूसरा आता है ड्रेजिंग। ठीक है, ड्रेजिंग में इसमें एक चीज याद रखिएगा, ये होम गार्डन तक ही सीमित नहीं है, खेतों में भी क्या करते हैं, यूज करते हैं विभिन्न क्रॉपों में। इसके अलावा आता है ड्रेजिंग। तो ड्रेजिंग में यहाँ पर जो ड्रेजिंग मशीन की आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, किसके द्वारा कहते हैं, ड्रेजिंग मशीन के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो मिट्टी में जो दबे रहते हैं, जो खरपतवार, जो क्या होता है मिट्टी में खरपतवार के अंगों को उखाड़ने के लिए, ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, ड्रेजिंग किया जाता है। ठीक है, अगर सामान्य अगर हम देखें ड्रेजिंग के अलावा, ठीक है, हम जब ड्रेजिंग मशीन जब नहीं रहता है, ठीक है, उस कंडीशन में खुरपी से, रापा से भी क्या करते हैं, जो खरपतवार के जो अंग है उसे क्या करते हैं, उखाड़ के बाहर करते हैं, ताकि क्या हो सके, हमारा जो खेत है, क्रॉप लैंड है, वह क्रॉप से जो खरपतवार से मुक्त हो सके। नेक्स्ट आता है हैंड होइंग। तो हैंड होइंग में आप देखिए, जो हैंड होइंग में हम क्या करते हैं, जो खड़ी फसलों से खरपतवार को निकाला जाता है। ठीक है, यहाँ से कहाँ से, जो खड़ी फसलों की खरपतवार की निराई गुड़ाई। ठीक है, जो खड़ी फसल की जो खरपतवार है उसी का निराई गुड़ाई को क्या कहते हैं, हैंड होइंग के नाम से जानते हैं। यह भी खरपतवार को कंट्रोल रोकने की महत्वपूर्ण विधि है। नेक्स्ट आता है मल्चिंग, और ये आजकल की, अभी की आधुनिक टाइम की बहुत ही फेमस विधि है मल्चिंग। यहाँ बस हम यूज करते हैं मल्चिंग पेपर। ठीक है, तो मल्चिंग पेपर यूज करते हैं। मल्चिंग पेपर आप लोग देखे होंगे, एक साइड उससे कैसा रहता है जी, सिल्वर कलर का रहता है, और दूसरा कलर क्या आता है, ब्लैक रहता है। ठीक है, तो जब भी हम मल्चिंग पेपर बिछाते हैं तो बीच बीच में जो हम जो पेड़ बनाए रहते हैं, इस पर क्या मल्चिंग पेपर को बिछा देते हैं, जिससे क्या होता है, सूर्य की रोशनी जमीन में पहुंचता नहीं है। ठीक है, और कोई भी क्रॉप क्या होता है, उग नहीं पाता है। और जो क्रॉप के लिए हम बीच बीच में छेद कर देते हैं, इस छेद में क्या होता है, क्रॉप को लगाते हैं, तो बाकी जगह में क्या है, बीट उग नहीं पाता है। ठीक है, और कोई भी पौधा उगने के लिए क्या चाहिए, कोई पौधा उगने के लिए लाइट चाहिए। ठीक है, लाइट चाहिए, प्लस वाटर और प्लस एयर। ठीक है, इसके अलावा न्यूट्रिएंट, इतना चीजें चाहिए। ठीक है, अब हम देखें तो जब मल्चिंग पेपर बिछा देते हैं तो ये जो फैक्टर है, पहला फैक्टर लाइट और दूसरा फैक्टर एयर, ये दो फैक्टर क्या होता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो लाइट पड़ता नहीं है तो क्या होता है, वीड है कोई प्रकार का वो उगता ही नहीं है। ठीक है, तो मल्चिंग पेपर, इसके अलावा मल्चिंग पेपर के अलावा, ठीक है, मल्चिंग पेपर जो अभी मोस्टली जो यूज किया जाता है ये तो मल्चिंग पेपर है। इसके अलावा भी विभिन्न पत्तियों को बिछा करके या छिलके के जो चूरा को बिछा करके, ठीक है, सामान्यतः आप लोग देखे होंगे कि कुछ लोग, किसान लोग क्या करते हैं, पैरा को डाल देते हैं बीच में। ठीक है, तो यह भी एक प्रकार का क्या है, मल्चिंग है। इसके अलावा अन्य जो कपड़ा या कोई भी चीजें आप जमीन में बिछा करके खरपतवार को उगने से रोकते हैं,
फसल के बीच में, तो वह क्या कहलाता है, मल्चिंग कहलाता है। ठीक है, तो मल्चिंग को आपको क्या है इस प्रकार से समझना पड़ेगा। हम नेक्स्ट देखेंगे इसका पारिस्थितिक शस्य विधि या इकोलॉजिकल क्रॉप हस्बेंड्री या क्रॉपिंग इन द कॉम्पिटेटिव मेथड। ठीक है, तो इस मेथड में हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे बसिंग कल्टीवेशन। ठीक है, तो बसिंग कल्टीवेशन सामान्य अगर हम देखें इसको, ठीक है, तो सामान्य हम देखेंगे तो अपन ने जो लोकल भाषा में इसे हम बोलते हैं ब्यासी। ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्यासी। हम क्या करते हैं, जो खरपतवार को कम करने के लिए खड़ी फसलों में जुताई करते हैं। इसी को हम कहते हैं बसिंग। ताकि क्या होता है, जो फसल है में के बीच में जो बहुत ज्यादा क्या रहता है, जो खरपतवार रहता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो यही एक प्रकार का जो ब्यासी का ही क्या होता है रूप है, जिसमें हम खड़ी फसलें में क्या कर जुताई करते हैं। जुताई करने के बाद में जो फसल है वह क्या होता है, थोड़ा थोड़ा बचता है। इसके अलावा जो मुख्यतः जो ज्यादा जो खरपतवार है उसकी संख्या कम हो जाता है। इसके अलावा फसल वाले भी पौधे की संख्या बहुत अगर ज्यादा सघन हो गया है तो वह भी क्या होता है, एक निश्चित ड्यूरेशन में आ जाता है, और बसिंग करने के बाद में बाकी जो फसल है उसके जो पौधा है उसको ठीक कर देता है। खास करके धान में ये टेक्निक क्या है यूज करते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे स्टेल सीड टेक्निक। तो स्टेल सीड जो टेक्निक है, इस टेक्निक के अंतर्गत हम क्या करते हैं, बुआई के पूर्व सिंचाई कर देते हैं। बुआई के पूर्व सिंचाई कर दिया जाता है। ठीक है, तो बुआई के पूर्व अगर सिंचाई कर देते हैं तो इस दौरान क्या होता है, कोई भी जो क्रॉपलैंड है यहाँ पर हम सिंचाई कर देने से जो समय से पहले जब क्या होता है, क्रॉप फसल लगाने से पहले यहाँ पर जितने भी जो क्या कहना चाहिए कि जो वीट के जो सीड है वह उग करके पूरा वीट क्या होता है उग जाता है। और वीट का एक बार उगने के बाद में यहाँ पर फिर से जुताई करके इस वीट को नष्ट कर दिया जाता है। और इसके बाद में यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने जो नर्सरी का, ठीक है, जो पौधा है नर्सरी लगाया तो उसे क्या कहते हैं, रोपण किया जाता है। तो इस प्रकार के जो टेक्निक भी क्या होता है अपनाया जाता है। ठीक है, आप लोग इस टेक्निक को आंशिक रूप से आप लोग अपनाते देखे होंगे। ठीक है, क्या करते हैं हमारे जो किसान भाई लोग हैं, ये यहाँ पर हम खेती में क्या करते हैं, सबसे पहले पानी छोड़ देते हैं। पानी छोड़ने के बाद में क्या होता है, खेत में पूरा खरपतवार है वो उगते रहता है, और खरपतवार उग करके पूरा जंगल बन जाता है। उसके बाद में हम इसमें क्या करते हैं, केचुअल जला करके उसे नष्ट कर देते हैं। तो उसे एक क्या होता है, एक तो वह हरी खाद में कन्वर्ट हो जाता है, और दूसरा चीजें हम यहाँ पर जो सीड जो वीड है वह एक बार में क्या होता है पूरा साफ हो जाता है। उसके बाद में हम यहाँ पर क्या करते हैं, धान वगैरह या जो भी फसल है उसका रोपाई कर लेते हैं। तो ये क्या होता है, जो टेक्निक है स्ट्रेट टेक्निक कहलाता है। हम नेक्स्ट देखेंगे समर फार्मिंग। तो समर फार्मिंग में हम यहाँ पर देखें तो गर्मी में खेत तो क्या करते हैं, परती रखना। गर्मी में खेत को परती रखना। ठीक, इसी क्या कहते हैं समर फार्मिंग। इसके अलावा जो ग्रोइंग कॉम्पिटेटिव क्रॉप, तो हम खेत में क्या करते हैं, जो कॉम्पिटेटिव क्रॉप है, ठीक है, जो प्रतिस्पर्धी फसल है उसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, उगाते हैं। किसको उगाते हैं, प्रतिस्पर्धी फसल को। ठीक है, तो प्रतिस्पर्धी फसल को क्या करते हैं, उगाते हैं। नेक्स्ट आता है साफ सुथरी खेती। हमारा जो खेती है वह क्या है, साफ सुथरी होना चाहिए। इसके अलावा उचित फसल चक्र भी अपनाना चाहिए, ताकि हम निश्चित समय में फसल को लगा सके और निश्चित समय में उसे काट सके, जिससे क्या होता है, वीट का काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसका बायोलॉजिकल मेथड को। मेथड या जैविक विधि, खरपतवार नियंत्रण की हम जैविक विधि की बात करें तो इसमें हम यूज करते हैं बायो एजेंट को। विभिन्न बायो एजेंट्स को यूज करते हैं हम खरपतवार को यूज करने के लिए, जिनमें वह जो बायो एजेंट हमारा पैरासाइट हो सकता है,
प्रीडेटर हो सकता है या पैथोजन हो सकता है जो विशेष खरपतवार के लिए प्रभावी रूप से उसमें उपयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो इस प्रकार के जो बायोलॉजिकल जो एजेंट को यूज करने से पहले इसका एक टेस्ट किया जाता है, उसे हम बोलते हैं स्टरवेशन टेस्ट। ठीक है, तो स्टरवेशन जो टेस्ट किया जाता है, ठीक है, तो स्टरवेशन जो टेस्ट किया जाता है इसमें यह देखा जाता है कि जो इंसेक्ट है वह पार्टिकुलर पौधा को खा रहे हैं, उस क्रॉप को नहीं खाना चाहिए। ठीक है, या उसका चीजें हैं वह उस पार्टिकुलर प्लांट को खाए, और इसके अलावा वह भूख से, ठीक है, अगर ये नहीं मिला इसको पार्टिकुलर प्लांट को, ये नहीं मिला, इस कंडीशन में ये भूख से मर जाना पसंद करेंगे। ठीक है, यानी कि हमारा जो क्रॉप है या जो पार्टिकुलर जिस प्लांट को हम टारगेट किए हैं, इसके अलावा अन्य प्लांट को वह खाना पसंद नहीं करता हो, उसके अलावा बाकी चीजों को खाने के बजाय वो मर जाना ही पसंद करे, ऐसे प्लांट को ऐसे जो बायोलॉजिकल एजेंट को, चाहे वह फंजाई हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, बग्स हो सकता है, ठीक है, या बड़े जो जीव भी हो सकते हैं ऑर्गेनिज्म, तो इसी को हम क्या है बायोलॉजिकल एजेंट के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसके पहले हम इसका स्टरवेशन टेस्ट का भी करके देख लेते हैं कि यह प्लांट कहीं क्रॉप को, फसल को तो नहीं खा रहा है, या इसके अलावा अन्य जो फायदेमंद प्लांट है उसको तो नहीं नुकसान पहुंचा रहा है। तो इस चीजों को पहले से टेस्ट कर लिया जाता है कि वास्तव में ये चीजें हैं क्या है करके। अब देखिए, हम इंडिया में अगर हम देखें इस प्रकार जो बायोलॉजिकल एजेंट यूज करने की जो शुरुआत की अगर हम बात करें, तो सर्वप्रथम आप लोग को बता दूं मैं कि 1860 में एक प्लांट लाया गया था इंडिया में। 1860 में एक प्लांट लाया गया था इंडिया में, और उस प्लांट का नाम था लेंटाना कैमेरा। लेंटाना कैमेरा, ठीक है, तो लेंटाना कैमेरा आप लोग देखे होंगे, सामान्य भाषा में हम लोग तो पुट्रूस बोलते हैं। ठीक है, जगह जगह अलग अलग भाषा में बोल सकते हैं। और इस लेंटाना कैमेरा को लाया गया था बगीचा तथा अन्य स्थानों में, ठीक है, शोभा कार्य के रूप में या अन्य चीजों पर्पज से लगाने के लिए से लाया गया था। और इस प्लांट को लाया गया था लेंटाना कैमेरा को, इसे मैक्सिको से लाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा कहां से लाया गया था, इसको मैक्सिको से लाया गया था। लेंटाना कैमेरा को मैक्सिको से लाया गया था। लेकिन हुआ क्या, जो लेंटाना कैमेरा है यह इतना वृद्धि करते गया, इतना वृद्धि करते गया, अन्य जो पौधे हैं उस पर डोमिनेट होने गया, और धीरे धीरे यह प्लांट क्या होते गया, समस्या बन गया। ठीक है, तो इसी के नियंत्रण के लिए, जो लेंटाना कैमेरा के नियंत्रण के लिए हम देखें तो सर्वप्रथम 1920 के आसपास प्रयास किया गया था। कब किया गया था जी? 1920 में इसका प्रयास किया गया था, इसी को रोकने के लिए। इसका प्रयास 1920 आदि तक किया गया। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या है देखिए, बहुत अच्छा दिखता है लेंटाना कैमेरा। ठीक है, एक विशेष खुशबू होता है जिसके वजह से इसे कोई अन्य प्लांट, ठीक है, झाड़ीदार कटीले जो पौधे हैं हल्का से, तो इसे कोई अन्य जो पशु है, मवेशी है, वो इसे नहीं खाते, जिस कारण से ये अपने क्या है चरम सीमा में रहता है वृद्धि का। ठीक है, तो 1920 के आसपास इसे क्या है कंट्रोल किया गया था। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में लेंटाना कैमेरा को कंट्रोल करने के लिए, याद रखिएगा महत्वपूर्ण चीजें हैं, ऑस्ट्रेलिया में लेंटाना कैमेरा को कंट्रोल करने के लिए देख लीजिए ऑक्टोटोमा स्कार्बिपेंसिस। ठीक है, ऑक्टोटोमा स्कार्बिपेंसिस को लेंटाना कैमेरा के नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है। यह एक प्रकार का बग होता है। ठीक है, क्या होता है जी? यह एक प्रकार का बग होता है। ठीक है, यहां पर लिख लीजिए कहीं पर, यह एक प्रकार का बीटल है। ठीक है, जो लेंटाना कैमेरा को खाता है। ठीक है, इसके अलावा यूरोप्लाटा ग्राडिए, ठीक है, ये दोनों जो बीटल है जिसका प्रयोग ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है लेंटाना कैमेरा का कंट्रोल करने के लिए। हम आ जाते हैं अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में
ओपुनिटा यानी कि नागफनी। जो नागफनी के नियंत्रण के लिए अगर हम देखें तो अर्जेंटीना में उपयोग किया जाता है, इसे हम बोलते हैं कैक्टोब्लास्टिक कैक्टोसम। ठीक, याद रखिएगा कैक्टोब्लास्टिक कैक्टोसम। इसके अलावा है डिक्टियोपिलस ओपुनिटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस चीजों को पूछ देगा आपको कि बायोलॉजिकल एजेंट के रूप में लेंटाना के लिए किसको किया जाता है, तो आपको पूछ देगा, ये नाम उनको दे दिया रहेगा, ओक्लोकम स्कार्बेंसिस है ना, यूरोप्लाटा ग्रैंडिस। तो इस प्रकार आपको क्या है नाम दे दिया जाएगा, और या तो आपको पुट में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ओपुनिटा का किसे जो नागफनी है इसके लिए यूज किया जाता है अर्जेंटीना में कैक्टोब्लास्टिक कैक्टोसम। और दूसरा जो बीटल का नाम है इसे हम बोलते हैं डैक्टिलोपिसस ओपुनिटा। इसका क्या है नागफनी के नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे भारत में, तो भारत में कौन कौन स्थान, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। ठीक है, कहाँ, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। हम इंडिया में अपने देखेंगे तो ओपुनिटा जो नागफनी है, नागफनी के कंट्रोल करने के लिए देख लीजिए इसी का प्रजाति है। ठीक है, क्या बोलते इसको है डैक्टिलोपिसस इंडिकस। ठीक है, नाम को याद रखिएगा, डैक्टिलोपिसस इंडिकस का प्रयोग नागफनी के कंट्रोल के लिए किया जाता है। इसके अलावा डैक्टिलोपिसस टोमेंटोसस, डैक्टिलोपिसस टोमेंटोसस का भी उपयोग किया जाता है। यानी कि देख लीजिए, ध्यान दीजिए, ओपुनिटा कंट्रोल करने के लिए, भारत में कंट्रोल करने के लिए है डैक्टिलोपिसस इंडिकस और डैक्टिलोपिसस टोमेंटोसस, ये भारत में यूज किया जाता है। और अर्जेंटीना में कैक्टोब्लास्टिक कैक्टोसस और डैक्टिलोपिसस ओपुनिटा का उपयोग किया जाता है। इस चीजों को आपको क्या है बहुत ही ध्यान से साथियों याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंडिया में। ठीक है, नैनीताल के जो साइंटिस्ट थे चंद्रशेखर लोमी, चंद्रशेखर लोमी ने 1975 में लेंटाना के कंट्रोल करने के लिए एक बग यूज किया और उसे उन्होंने लेंटाना बग कहा। क्या कहा, लेंटाना बग कहा। ये पूछ देगा कि 1975 में यूज किया था चंद्रशेखर लोमी के द्वारा लेंटाना को कंट्रोल करने के लिए लेंटाना बग का। ठीक है, ये लेंटाना का मेरा वही प्लांट है। इसके अलावा हम देखें IIHR 1983 द्वारा, ठीक है, पार्थेनियम को कंट्रोल करने के, ठीक है, मैक्सिको से मंगाया गया था। ठीक है, इस पार्थेनियम को कंट्रोल करने के लिए क्या मंगाया गया था जी, जाइगोग्रामा बायोकोलोराटा। ठीक है, पार्थेनियम को कंट्रोल करने के लिए जाइगोग्रामा बायोकोलोराटा इसे मंगाया गया था। और यह एक प्रकार का फंजाई है। एक सेकेंड, ठीक है, यह एक प्रकार का कीट है और इसे मंगाया गया था मैक्सिको से। ठीक है, इस कीट को मंगाया गया था मैक्सिको से, इस मैक्सिको से मंगाया गया था। यह एक प्रकार का कीट है, याद रखिएगा। ठीक है, पार्थेनियम को कंट्रोल करने के लिए IIHR ने मैक्सिको से क्या मंगाया था, कीट मंगाया था जिसका नाम था जाइगोग्रामा बायोकोलोराटा। ठीक है, नाम याद रखिएगा, जाइगोग्रामा बायोकोलोराटा, जिसे मैक्सिको से मंगाया गया था 1983 में IIHR द्वारा। अब हम देखेंगे इंडिया में। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं बायो एजेंट, यह बायो एजेंट क्या है, फंजाई है। ठीक है, फफूंद है। और यह फफूंद क्या, देखिए, जो इकॉर्निया क्रेप्सस को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, इकॉर्निया जो क्रेप्सिस है ना, इस प्लांट को मंगाया गया था। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए, जो इकॉर्निया जलकुंभी है। ठीक है, नाम याद रख लीजिए, जलकुंभी। ठीक है, जलकुंभी को कंट्रोल करने के लिए यूज किया गया था इंडिया में अल्टरनेरिया इकॉर्नी। तो अल्टरनेरिया इकॉर्नी को यूज किया गया था। ठीक है, हम यहाँ पर देखें जो अल्टरनेरिया इकॉर्नी, खास करके ड्यूटेरोमाइसिटिस का जो फंजाई है, इसका जो इकॉर्निया का, इसका देखिए, इसके पीछे भी कहानी है।
तो ई कॉर्निया को देखोगे जलकुंभी को, तो यह क्या है, बेहद क्या है, सुंदर लगता है। और इसे मंगाया गया था आपका ब्राजील से, ठीक है, ब्राजील से इसे मंगाया गया था, इस प्लांट को मंगाया गया था ब्राजील से। याद रखिएगा, इस प्लांट को इकॉर्निया क्रेप्सिस को मंगाया गया था ब्राजील से, और यह प्लांट इतना फैल गया हमारे आसपास के पोखर में, नदी में, यह क्या है, बेहद समस्या हो गया। ठीक है, तो इसी को कंट्रोल करने के लिए हमारे जाबाज साइंटिस्टों ने खोजा था अल्टरनेरिया इकॉर्नी। ठीक है, अल्टरनेरिया इकॉर्नी नामक जो फंजाई है, यह पूर्णतः क्या होता है, इकॉर्निया को, जलकुंभी को नष्ट कर देता है। तो जलकुंभी को नियंत्रण करने के लिए क्या होता है, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आज बिलासपुर को भी इसका बहुत जरूरत है, अल्टरनेरिया इकॉर्नी को, क्योंकि अरपा क्या है, पूरा इसका भर चुका है अरपा इकॉर्निया से। ठीक है, इसके अलावा जो ओपोनिटा है, नागफनी है, नागफनी को कंट्रोल करने के लिए फ्यूजेरियम का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, फ्यूजेरियम नामक फंजाई का उपयोग किया जाता है नागफनी के लिए। अब हम देखेंगे इसे कंट्रोल करने के लिए चक्रीय चराई के द्वारा, ठीक है, चक्रीय चराई के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और इनमें हम देखेंगे तो जो बतख है, बतख खास करके हम बतख को जब छोड़ देते हैं छोटे छोटे पोखरों में, तो ये क्या करते हैं, जलीय खरपतवार है, जल में उगने वाले जो खरपतवार है उससे कई भागों को बतख खाता है। इससे जल पानी के जो खरपतवार है उगने वाले, वो क्या होता है, कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम देखें तो सुअर क्या करता है, खरपतवार में जो भूमिगत भाग है, ठीक है, खास करके आपको मैं बता दूं, एक ग्रास होता है मोथा। ठीक है, कौन सा ग्रास, मोथा होता है। ठीक है, इस मोथा के भूमिगत जो कंद रहता है, भूमि के अंदर जो कंद रहता है मोथा का, और मोथा का पूरा कंद को जब तक आप नहीं निकालोगे तब तक मोथा क्या है, कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, बहुत ही नुकसानदायक साबित होता है किसान के लिए। अगर उससे किसान ने मोथा अगर ज्यादा हो गया तो, खैर अभी हर्बिसाइड उपलब्ध है। ठीक है, तो ये क्या होता है, सुअर के द्वारा इसका जो भूमिगत भाग है, ठीक, कई प्रकार का जो ग्रासेस है जिसका भूमिगत भाग को सुअर क्या करता है, खा करके नष्ट कर देता है। ठीक है, अब हम इसका कुछ लिमिटेशन देखेंगे। तो लिमिटेशन में आप लोग नोट कर लीजिए, इसका हम लिमिटेशन की बात करेंगे तो इसमें खास करके देख लीजिए, हम यहाँ पर बोलेंगे क्या स्पेसिफिक चीजों को खाता है, तो यहाँ पर इसका ये लिमिटेशन है कि हम जिस बायोलॉजिकल एजेंट यूज कर रहे हैं तो वह पार्टिकुलर एक ही खरपतवार के लिए प्रभावी होगा, यानी कि बाकी खरपतवार के लिए उससे कोई असर नहीं होगा। ठीक है, ये इसका खामी है। इसके अलावा यह सेलेक्टिव होगा, यहाँ पर जो सेलेक्टिव खरपतवार का ही नियंत्रण संभव होगा, बाकी खरपतवार का नियंत्रण संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, अब ऐसे कीट का हमें खोज करना, ऐसे कीट या फंजाई का खोज करना बहुत ही मुश्किल भरा काम होता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये वाला कीट है, ये फलाना प्लांट को ही खाता है। ठीक है, तो ऐसे खोज करना भी बहुत कठिनाई होता है, और इसका जो प्रयोग है, इस प्रकार जो बायोलॉजिकल एजेंट है, इसका उपयोग करना लंबे चौड़े जो क्षेत्र है, ज़्यादातर जो क्षेत्र है वहाँ उपयोग करना संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये इसका लिमिटेशन है। लेकिन जो एजेंट है ये आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसको बार बार क्या है, मेमोराइज करते रहिए, ताकि आपको चीजें कम से कम एग्जाम तक याद रहे। ठीक है साथियों, क्लासेस जो कि बहुत ही लंबा हो रहा है, इस वजह से हम इसका जो केमिकल जो कंट्रोल है उसे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि केमिकल कंट्रोल में विभिन्न प्रकार के अलग अलग जो हर्बिसाइड है उसका लिस्ट बना करके हम पढ़ेंगे। तो चूंकि हर्बिसाइड वाला क्लासेस भी आपका लंबा चलेगा थोड़ा सा, इस वजह से हम इसे इतना ही पढ़ते हैं आज के क्लास में। कल हम पढ़ेंगे हर्बिसाइड का, जो हर्बिसाइड जितने भी हैं केमिकल कंट्रोल वीट के लिए, उसे हम चर्चा करेंगे। तो हमारे जो नए व्यूवर हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें। अगर साथियों को क्लासेस अच्छा लगता है, पसंद आता है तो लाइक करें, नहीं आता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन जो डिसलाइक करेंगे डिसलाइक करने का कारण जरूर लिखें। ठीक है, क्योंकि यह क्लासेस आप लोग की सुविधा के लिए, ठीक है, ताकि प्रोवाइड कराया जाता है
ताकि आप लोगों को विभिन्न कोचिंग सेंटरों या अन्य चीज़ों में भटकना ना पड़े। आप लोग लॉकडाउन के दौरान सुरक्षित रहिए और चीज़ों को अच्छा से प्रिपेयर कीजिए। आप लोग का एग्ज़ाम है या कभी भी हो सकता है। हालांकि अभी तो सितंबर में संभव नहीं है, लेकिन उसके बाद जब भी समय मिले उस बीच में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।